बेटा साइंस क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। साइंस में फर्स्ट थिंग कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होती नहीं है, मैं हाईली इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बस, ठीक है, जिसके अंदर से ज्यादा चांसेस है चीजों के आने के। इसका मतलब ये नहीं जो मैं नहीं बता रहा उसमें से आएंगे नहीं, उसमें से भी आएंगे, ठीक है ना। मतलब जिसको लग रहा है कि यार कहीं वो चीज ना छूट जाए जिसमें से आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वो टॉपिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। देखो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पूरा चैप्टर करना है, इसमें कोई भी ज्यादा चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन के फोटो वाले, मतलब मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, और हीट वाले तो होते ही हैं। एनसीईआरटी के स्पेसिफिकली सारे केमिकल रिएक्शन आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, उसमें जो कलर्स लिखे हुए उसको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर बैलेंसिंग छोटी मोटी चीजें जिसको आज तक बैलेंसिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो ज्यादा टेंशन मत लो, आया तो आधा एक नंबर का आएगा, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है अगर अभी तक नहीं करा तो, ठीक है। आता है तो एक दो चार पांच क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो आप थोड़ा सा रीड करोगे वो भी हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डीकम्पोजिशन के अंदर फोटो और इलेक्ट्रिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है ये नहीं है हीट वाला नहीं आता, हीट का जो आयरन वाला, आयरन सल्फाइड वाला, FeSO4 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो मुंह उठा के कभी भी कोई भी पूछ लेगा, कहीं से भी पूछ लेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसके पीछे थोड़े थोड़े डेंसिटी के क्वेश्चंस हैं, कभी कभार वो कहते हैं आ रहे कभी नहीं आते, एक बार छोटा मोटा रीड कर लोगी। जो हम चिप्स खाते हैं उसमें नाइट्रोजन भरी हुई होती है, फ्लैश नाइट्रोजन होती है, वो हो गया। और जो आयरन की रस्टिंग है, ठीक है, मेटल्स के कोरोजन होना है, वो तो वैसे आपको मेटल नॉन मेटल में भी मिलेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर है हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके अंदर एसिड बेस उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर कोई मेरे को बोले पेपर सेट कर दो, मैं सबसे पहले सॉल्ट पे चला जाऊंगा, ठीक है। और सॉल्ट की एक भी चीज मिस नहीं करनी, NaCl से स्टार्ट कर दो, लास्ट ले जाओ अपना बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, पीओपी, ठीक है, जिप्सम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना आप लोगों ने। और इसके अंदर सॉल्ट जितने भी फॉर्मेशन होते हैं सारे केमिकल्स आपको रिएक्शन याद होने चाहिए, ठीक है ना। सोडा ऐश हो गया, NaHCO3, Na2CO3, ठीक है, अपना पीओपी तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। और इसके अंदर जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर के दो फॉर्मूला दे रखे हैं, ठीक है, NCERT वाला ही याद करो, बाकी दूसरे वाला भी आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, दोनों ही पता होने चाहिए, कि उसका नहीं पता वो कौन सा लिख के दे दे तुम्हें, ठीक है, तो उसको भी ढंग से करके रखो अपना। सॉल्ट डन हो गया। पीएच पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। पीएच की वैल्यूज आपको हल्की हल्की माइंड में जरूर रखनी है, पीएच से एक आध छोटा मोटा एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए 3.5 से नीचे वाले जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, 3.5 से 7 तक वीक एसिड्स होते हैं, फिर 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 7 के आगे जो रहता है वो वीक बेस है। कहाँ तक वीक बेस है? 7.5, 8, 9, 10 कहाँ तक है, ठीक है। तो उसके बाद जाके अपना स्ट्रॉन्ग बेस आया, कितने पे आया स्ट्रॉन्ग बेस? 14। उससे धीरे 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 कम होते रहोगे, वीक होते रहेंगे बेस, ऐसे एसिड वीक होते रहेंगे, 7 पे आके न्यूट्रल हो जाएंगे। इसके कलर्स भी पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ब्लड रेड कलर जो आता है सबसे स्टार्टिंग में आता है, 0 आ जाता है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहना जो हाईली कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो रहते हैं, कौन सा होता है? HCl, H2SO4, ये सारे 0, 1, 2 तक चलते हैं, ठीक है। लेमन का क्या रहता है, सोप का क्या रहता है, टूथपेस्ट का क्या रहता है, वो सब बुक में लिखा हुआ है, नहीं तो लखनी सिंह को एक बार रेफर करो, उसके एग्जांपल रीड करो, ठीक है। पीएच बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट आती है, कि टूथ के अंदर डिके हो रहा है तो कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। नहीं वो डिके अब जाएगा नहीं, वो तो डेंटिस्ट ही ठीक करेंगे, लेकिन जो एनिमल खराब हो गई है वो तो डेंटिस्ट ठीक करेंगे, उसको आगे की जो है आगे और दिखे ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट में से। ऐसा नहीं है एसिड बेस पढ़ना नहीं है, पता तो वो भी होना चाहिए, लेकिन मैं आज का बता रहा हूँ हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है, कौन सा चैप्टर है? मेटल नॉन मेटल। देख मेटल नॉन मेटल सब कुछ धीरे 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 पूछ लेता है। सबसे ज्यादा इसका जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मेटल का वाटर के साथ है, मल्टीपल टाइम पूछ चुका है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे केमिकल रिएक्शंस ना उसने फर्स्ट चैप्टर में आपसे पूछ लिए थे और सेकंड में भी पूछ लिए थे। एसिड के साथ मेटल को कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और बाकी मेटल के साथ कैसे कैसे रिएक्शन होता है वो बाकी पूछ चुका है। इसका एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद इसकी रिफाइनिंग जितनी भी चली जाती है कि हाई रिएक्टिव मेटल कैसे रिफाइन होते हैं, लो रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिव कैसे होते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एलॉयज,
एलॉयज में ब्रास के अंदर कितना एलॉयज के अंदर जो ब्रास है, ब्रास के अंदर कितना कोन है, क्या है, कितना तो नहीं भी चलेगा तब भी चल जाए, पता लग जाएगा। जैसे उसके अंदर क्या क्या है, कॉपर है, जिंक है, सिलिकॉन है, क्या है, वो सब पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नॉट ओनली ब्रास, इसके अलावा अपना सोल्डर होता है, इसके अलावा हमारा गोल्ड जो हम लोग ज्वेलरी में यूज करते हैं, सिल्वर है, उसके अंदर सब चीजें अपने को बतानी चाहिए। एलॉयज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मेटल नॉन मेटल हो गया। अच्छा, वैसे मेटल नॉन मेटल को 9th क्लास से भी थोड़ा सा लिंक करते हैं, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी एक टॉपिक आता है। जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन बनाना है, तो क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको यहाँ लिख देंगे हम लोग 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू, तो इसको लूज कर देगा। ऐसे भी बनाने आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपका। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना कार्बन, है ना। अब कार्बन तो भैया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपने स्टार्टिंग से लेकर कुछ स्टार्ट ही नहीं किया तो आपको एंड में जाके ये सब नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग आना चाहिए। मान लो आज बच्चा पहली बार स्टार्ट हुई, यार कार्बन पहली बार पढ़ के जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करे, वो तो फिर रट्टा मार सकता है। अब रट्टा कहाँ से मारे, सबसे पीछे चला जाए, ठीक है। सबसे पीछे मतलब चैप्टर में सबसे पीछे, जहां केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है ना इसके, ठीक है, जहां केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वो केमिकल रिएक्शन बाय हार्ट लर्न करे, ठीक है। पास्ट प्रीवियस पेपर्स जो हैं, या यूलाइक जो हमारे पास रहती है, या ओसवाल आपके पास कोई भी बुक पढ़ी है उसको खोलो, ठीक है, और उसके अंदर से जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन उससे रिलेट करते हैं, ये ज्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन के भी अंदर से पूछेगा, ठीक है। आपको वो सब चीजें याद रखनी, जैसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो खाली ये वर्ड नहीं यूज करेगा, ऑक्सीडेशन बताओ, डिहाइड्रेशन बताओ, ये उसके हिंट देगा। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करा देगा, बताओ ये पोटेशियम डाइक्रोमेट किसको क्या करवाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, अल्कोहल को करेगा, क्या बनाएगा, इथेनॉइक एसिड बनाएगा, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड। ऐसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन रहता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता किसका है, अल्कोहल का होता है, होके बनता क्या है, अगर इथ एन ऑल है तो इथीन बनेगा, ये रिएक्शन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका मन करता है हर समय दे दूं, दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन का उल्टा, ठीक है। अच्छा, ये आजकल सोडियम के साथ रिएक्शंस बताया था कि बताओ जी हमारे पास अगर मान लो इथेनॉल है, इथेनॉल है, इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट होके भाई बताओ क्या बनेगा, तो कभी कहता है सोडियम, कभी कहता है NaOH, कभी कहता है NaHCO3, तो जो भी हो सोडियम से रिएक्ट होगा, इसको तो रिप्लेस करेगा, ठीक है, और Na आ जाएगा। अगर मान ले अल्कोहल की जगह उसने इथेनॉइक एसिड पूछ लिया, तब भी जो इथेनॉइक एसिड के अंदर ये वाला अच्छा ये डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ हट जाएगा, यहाँ से यहाँ सोडियम आ जाएगा, ये हटेगा तो वहां जाके हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और यहाँ क्या बनेगा, CH3, मतलब ये C और 3H, ये CH3, CH2ONA, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बैलेंसिंग करना, ठीक है। अगर बैलेंसिंग बहुत अच्छे से आपको नहीं आती, तो बी वेरी ऑनेस्ट, तो जब तक वो ना बोले कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, डू नॉट बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और अगर आती है तो ऐसे छोड़ के मत आना फिर, ठीक है। पहला माइंड से बात निकाल दो कि बैलेंस करनी है, पूछे तो बताना ही बताना है, ना पूछे तो फिर पंगेबाजी में मत डलना। मान लो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन ठीक है और बैलेंसिंग गलता है, और टीचर फिर सोच लेना, जब पूछी नहीं पंगे लेने की उससे। तो ये आई बात समझ, मतलब इसके केमिकल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चैप्टर 8 नंबर का आता है ना, तो ये लगा ले 5 से 6 नंबर तो इसके केमिकल रिएक्शन खा जाएंगे, ठीक है। उसमें से एक आध नंबर बचेगा जिसके अंदर से वो कुछ पूछ लेगा। जैसे बहुत पहले, अगर मैं 7-8 साल पहले जाऊं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर से क्वेश्चन आते थे, वो बताता था कि फंक्शनल ग्रुप बताओ। जब मेन क्लास चल रही थी मैंने आपको बताया था, बताओ इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, ठीक है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप पूछता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिड इतना खोल के नहीं बताएगा वो, पता कैसे लिखेगा वो, फंक्शनल ग्रुप बताओ, ठीक है। कौन है, इन एल्क, चेक कर लेते, चेक कर लेते, रुको, अरे मैं कह रहा हूँ चेक कर लेते, आता मुझे करना। 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, मतलब एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3, ठीक है। तो पूछ लेगा भैया बताओ अल्कीन है, एल्काइन है, एल्कीन है, तो आपको फॉर्मूलाज 20 के याद होने थे, CnH2n+2 लगाना है, CnH2n लगाना है, CnH
2 एंड -2 लगाना है, ठीक है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कैसे लगता है, वो कैसे लगता है, उसके सारे फॉर्मूला तुम लोगों को अगर नहीं याद, लेकिन तुम्हें पता है कि निकाले गए जा सकते, जैसे मेरे को भी पता नहीं था C2H2 कैसे निकालते हैं, मैंने क्या करा, बनाया इसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लो एक और कोई हमें कोई फॉर्मूला दे दिया, उस फॉर्मूला से मुझे कोई स्ट्रक्चर बनाना है, पहले मैं स्ट्रक्चर बना लूंगा, फिर देखूंगा सबको सेटिस्फाई हो भी रहा है, हाइड्रोजन सही से सेटल हो रहे हैं, नहीं तो आप लर्न करके जा सकते हो, लर्न करके जाओ, ठीक है। ये भी बहुत साल पहले भी ये क्वेश्चन पूछते थे, अभी भी एक आधा ज्यादा क्वेश्चन ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। बाकी कार्बन की 2 डिस्टिंक्ट या 2 ऐसी प्रॉपर्टीज जो और कोई शो नहीं करता, सिलिकॉन करता है वैसे, ठीक है, तो वो ही पूछ सकता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पूछ सकता है, पूछने को बहुत कुछ पूछ सकता है, लेकिन हाईली इंपॉर्टेंट चीज ये पूछ सकता है वो, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम लोग ना केमिस्ट्री में ज्यादातर आपको बता सकते हैं प्रिडिक्ट करके कि ये क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज्यादा आएगा, ठीक है। कोई टीचर ये नहीं बता सकता ये वाला रिएक्शन पक्का आएगा, ठीक है। हम बोल देते हैं कल आ गया तो भाई नाम हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम टॉपिक बता सकते हैं, टॉपिक के अंदर से आएगा ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके अलावा ना बाकी सारी चीजें अनइम्पॉर्टेंट है या बहुत कम है, मन किया तो एक आधा नंबर का पूछ लिया, यूट्यूब पे जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, कोई किसी का कंपटीशन नहीं है, मुंह बंद रखो अपना। हाँ इधर देख, अगला क्या है ध्यान से सुनना। अगली बात आती है फिजिक्स। देखो फिजिक्स के अंदर तो आपके सारे के सारे कनेक्टिविटी अगर बात की होगी तभी आप कर पाओगे, ठीक है। मेरी सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन ये रहेगी, अगर आप कभी भी आप लोगों ने अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी देखा ही नहीं है तो आज उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी वो चैप्टर्स करो जिसमें आपका हाथ अच्छा है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी आप मान लो ऊपर ऊपर से कर भी जाते हो। इनके महाराज क्वेश्चन ऐसे महाराज क्वेश्चन आते हैं इसके कि पहला टॉपिक, मिड टॉपिक और लास्ट टॉपिक को पकड़ के कंपाइल करके क्वेश्चन देगा, अलग करके दिखा, समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन देगा और उसके अंदर आपको फॉर्मूलाज याद कर लो, फिर वो फॉर्मूला उस समय पे नया फॉर्मूला बनवाएगा तुमसे, समझ रहे हो। करंट का एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें क्यू दे देगा, ठीक है। आई तुम्हें निकालना है, हीट निकलवाएगा, क्यू देके हीट निकलवाएगा, सोच ले अब, समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, एंड में खत्म किया। मान ले बीच में उसने बोला पावर भी बताओ, तो पहले आई से एच निकालोगे, एच से पावर निकालोगे। तो कहने का मतलब है ये थोड़ा सा नहीं था तो फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। किस्मत बता रहा हूँ, मैक्सिमम हमारा टीचर्स अगर कोई पेपर सेट करता है उसका मन यही करता है कि ऐसा ही क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन पूरा चैप्टर निपटा दे, ठीक है। बाकी यही रहेगा, आप अपने बाकी सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लो, उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी आता है, टाइम बचता है तो इलेक्ट्रिसिटी करो। ये ऊपर ऊपर से करने वाला चैप्टर नहीं है, अगर ऊपर ऊपर से ही करना है तो लाइट कर लो, लाइट करो, रे डायग्राम अच्छे से कर लो, उसके डायग्राम बना लो, उसके बेस पे क्वेश्चन जरूर करो और क्वेश्चन के बेस पे डायग्राम बनाना सीखो, ठीक है। वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। थ्योरी है उसके अंदर वो अच्छे से हो जाएगी तुम्हारी। ह्यूमन आई है इजी है, मैग्नेटिज्म इजी है, जो कह रहा है मेरे को फिजिक्स बहुत मुश्किल लग रही है उसके लिए बता रहा हूँ चैप्टर्स, ठीक है ना। तो वो करे, और जिसको इलेक्ट्रिसिटी आता है वो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करे एंड पे खत्म कर दे, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कर भी लेगा। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं उनको अटेंड करे, खत्म कर, ठीक है ना। तो इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है। बता सकते हैं मैग्नेटिज्म, उसमें थोड़ा बहुत आएगा, लाइट के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे मैंने तुम्हें बता दिए, कुछ थ्योरी आएगी और कुछ रे डायग्राम के साथ साथ क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले 7-8 साल पहले आते थे खाली रे डायग्राम बना दो, 4-5 ठीक है, 5-6 नंबर के खाली रे डायग्राम आ रहे हैं। अब रे डायग्राम आएगा, पहले क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन के अंदर ही बोलेगा रे डायग्राम भी बना दो, 1-2 नंबर उसका भी दूंगा। क्वेश्चन गलत, रे डायग्राम गलत, खत्म मार। अब कंपटीशन हाई हो गया तो उस हिसाब से क्वेश्चन बात करेगा ना वो, ये थोड़ा कोई भी मन हो जाएगा, जैसे जैसे बातें बदल रही हैं वैसे वैसे हो। अब इसके बाद आता है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेस बहुत बढ़िया कुछ चैप्टर है, डिटेल में आता है सब कुछ। क्या आता है? डिटेल। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेफ्रॉन जरूर कर लेना, ठीक है। किडनी 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 जरूर करना। लिम्फेटिक सिस्टम एक बार पढ़ लेना, क्योंकि बहुत चांस रहते हैं इसके आ जाए, और जब जब आया ना तब तक बच्चे ऐसे कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम तो वर्ड ही नहीं पढ़ा, ठीक है। और मेरे बैच में 10-10 बार पूछ चुके हो तुम लोग, जब कोई बोलते डाउट है लिम्फेटिक सिस्टम, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 3 से 4 फंक्शन है, वो 3-4 फंक्शन उसके लर्न करो, कैसे हुआ, बिग फैट मॉलिक्यूल्स कैसे टूटे, ये वो सब कहानी खत्म, ठीक है। कहाँ से चालू हुआ, कैसे खत्म होगा,
कैपिलरीज कैसी होती हैं उसकी, वन साइडेड होती हैं, कितना ओपनिंग होती है, कैसे होता है, वो सारी चीजें खत्म, ज्यादा नहीं है उसमें। लिम्फेटिक सिस्टम जरूर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हार्ट, ठीक है, हार्ट तो पता होना ही चाहिए कैसे पूरा वर्क करता है। डायग्राम बना के अपने आप को एक्सप्लेन करो हार्ट, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लाइन वाइज समझाया था ना पहले, एक बार हार्ट के अंदर कौन कहाँ से निकल रहा है, कैसे आ रहा है, वो सारी चीजें ढंग से करो। हार्ट जरूर करना है, किडनी जरूर करनी है। किडनी का नेफ्रॉन का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी वाला, ठीक है ना, एनसीईआरटी वाला। और आपने उसको घूर घूर के देखना भी है बंदा कैसे है, अगर मार्क करना है तो मजा आ देगा। सर हमारी मैम ने ना वो दूसरा डायग्राम बनाया हुआ था इससे ज्यादा, जिसमें नीचे एक नहीं इसका अपन नेफ्रॉन का सिर्फ में एक ही वो चलती है। कई टीचर मानती नहीं ना उसको, मना कर देती हैं, ठीक है। ऐसे लखमीर सिंह के अंदर एकदम इजी डायग्राम बना हुआ उसका। कितनी बार टीचर बच्चे बना के जाते, टीचर कहती नहीं जी नहीं एनसीईआरटी फॉलो करके आओ, क्या कर लेगा बता, ठीक है। वहां तो लिख के भी नहीं देंगी ना टीचर, एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, और कुछ ज्यादा उसमें बात नहीं है, होता वो सब कुछ वही है, ठीक है। बस उसने वहां पे ऐसे कटोरा बना रखा है और यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। और बाकी थोड़ा क्रिस क्रॉस है उसके अंदर, बनाना आना चाहिए, सारी लेबलिंग आनी चाहिए। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम है, चाहे वो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वर्ड तक, ठीक है। नेफ्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट का स्कीमेटिक डायग्राम पहले बहुत साल लगातार आया है, ठीक है। अब आजकल जो देखा गया है वो क्वेश्चन पूछते हैं उससे, डायग्राम आपको दे देंगे, मार्किंग कर देंगे उसके अंदर, ए है, बी है, सी है, डी है, तो आपको बोलेगा डी का फंक्शन बताओ, ए का नाम बताओ, ये कहां से निकलता है, कहां जाता है, किस आर्टरी से कनेक्टेड है, किस वेन से कनेक्टेड है, ये लंग से कनेक्टेड है, ये बॉडी से कनेक्टेड है, बीच में सेक्टम जो है वो क्या काम करता है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। मतलब डायग्राम भी पता होना चाहिए, उसके बाद बीच के फंक्शन भी पता होना चाहिए। ये नहीं है गए 5 नंबर लेने, डायग्राम बना के आगे कलर करके लो मैडम हो गया, पता नहीं है मुझे, ठीक है। तो वो सब चीजें क्लियर है, और यहां तक कोई दिक्कत। तो बायोलॉजी के अंदर जो मेन कहानी है वो कहां तक रहेगी हमारी, लाइफ प्रोसेस खत्म हो गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन पता होने चाहिए सारे के सारे, कौन सा हार्मोन क्या करता है, क्या रिलीज करता है, कहाँ होता है, ठीक है, किसको मेंटेन करता है। और ब्रेन का हर एक पार्ट पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। ये इजी चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। हेरिडिटी, हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी के अंदर जो क्रिस क्रॉस रहता है हमारा, या पुनेट स्क्वायर रहते हैं, जिस भी टीचर ने जैसे भी आपको करवाया उसको फॉलो करो, कुछ नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, जो पुराने टीचर ने सिखाई सीख समझ के सिखाई होगी आपको। कि कहीं बोले नहीं हमारे सामने मैडम ने तो क्रिस क्रॉस सिखाया नहीं, आप बोल रहे हो क्रिस क्रॉस, हमें तो पुनेट स्क्वायर कराया है, पुनेट स्क्वायर करो, ठीक है। 6-7 साल पहले पुनेट स्क्वायर हम लोग करवाते ही नहीं थे छोटे छोटे के लिए, मतलब जैसे मोनोहाइब्रिड के लिए पुनेट स्क्वायर नहीं करवाते थे, ठीक है। कभी आईबी में करवाया करते थे, आईबी के बच्चे पढ़ाते थे इंटरनेशनल बोर्ड के, तो वहां तक करवाते थे। अपने वहां पुनेट स्क्वायर खाली डाईहाइब्रिड के अंदर हुआ करता था लास्ट वाले में, जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उससे लेकिन क्वेश्चन आते हैं, तो आप बनाओगे नहीं तो करोगे कैसे, ठीक है। वो 9:3:3:1 वाला रेशियो तो आना वो भी आपको चाहिए एनी हाउ, क्लियर है। तो हेरिडिटी हो गया। रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल, ह्यूमन मेल ह्यूमन फीमेल, उनके डायग्राम्स अच्छे से देख लो, ठीक है। 6-7 साल पहले उसके डायग्राम्स बनाने आया करते थे, उसके फंक्शन पूछा जाता था, जैसे हार्ट का बताया ABC मार्क कर देंगे, पूछेंगे काम क्या है वो क्या है, वो भी आ जाएगा, और हर बार आया करता था, ये समझ लो, ठीक है। अब तो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, कभी कुछ MCQ देना कुछ देना, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर घूम जाते हैं वो लोग, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आते हैं। आप किसी भी पेपर के अंदर देखो, ये नहीं होगा तो मतलब मजा नहीं आएगा पेपर का, ठीक है ना। और छोटी छोटी चीजें हैं जैसे बडिंग है वो सब तो आप लोगों ने लर्न करनी है, इनके डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना मैंने देखा है, जैसे एक बार आया था हाइड्रा का डायग्राम आया, आगे पीछे जंबल करके दे दिया, ठीक है। बस हमने ये लिखना पहला क्या है, तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, मतलब ये बताना फर्स्ट सेकंड है उसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे भी आप लगाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, पहले हाइड्रा था, फिर बर्ड निकला, फिर डिटैच हुआ, फिर 2 बच्चे बन गए, वो सब, ठीक है। ऐसा अमीबा के साथ हो सकता है, मल्टीपल फिजन हो सकता है, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम ये सब हो सकता है, अमीबा के साथ जो लिशमेनिया आता है उसके साथ हो सकता है। तो डायग्राम आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और बताओ, डायग्राम हो गए सारे, क्लियर हो गए। अच्छा, रिप्रोडक्शन में अपना जो फ्लावर वाला बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके पीछे ही पड़े रहते हैं लोग, उसका डायग्राम दे देते हैं, उसके बारे में पूछ लेते हैं।
तो मतलब ले दे के हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बता सकते हैं दैट इज फ्रॉम ओनली केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, उसी के अंदर काम हो पाएगा। क्लियर है? कोई झूठी होप नहीं है इसके अंदर, जो सच्चाई है वो है। शांति से बैठो, सेल्फ स्टडीज जितना हो सके उतनी बैठ के करो, ठीक है। अगर सब कुछ कर रखा है तो बढ़िया से बढ़िया टीचर को पकड़ो जो रिवीजन करवा रहे हैं। तो अगर सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ कर लिया है, अभी 2-3 दिन में खुद रीड कर लिया है हर एक चीज, तो उन टीचर्स की वीडियो देखो, मस्त मजा आएगा, ठीक है। और या तो कुछ भी नहीं करा हुआ तब देखो, क्योंकि अब हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और जो मिड वाले हैं ना, सेल्फ स्टडी अगर नहीं हुई तो पहले सेल्फ स्टडी क्लियर करो, आराम से टाइम पे सो जाओ, अपने टाइम पे उठो, पेपर दो शांति से। ज्यादा हैसल नहीं करनी अपनी जिंदगी के साथ, सुबह सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, रात को रातों रात तक पढ़ रहे हैं। बेटा माइंड अगर वर्किंग में नहीं होगा, साइंस का पेपर ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है मैंने 4 क्वेश्चन रटवा दिए, वही सेम क्वेश्चन आए तुम लिख के आ गए, नहीं, ठीक है। बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट देना पड़ेगा। उसने जो पूछा उसको टू द पॉइंट आंसर चाहिए, ये नहीं है पूछा उसने कुछ और है, पूछा फंक्शन है, तुम उसकी वर्किंग लिख के आ रहे हो, चल जाएगा? या फंक्शन में वर्किंग नहीं लिख सकता? नहीं। फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब तो सेम है, लेकिन उसने नाम पूछा तुम फंक्शन लिख के आ रहे हो, नहीं चलेगा। उसने जो बात जिस तरीके से पूछी है उसको उसी में आंसर चाहिए, आगे पीछे की चीजें आंसर लिखोगे अच्छे से, स्पेस में लिखो आंसर। आजकल तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करके आ रहा ना, एक मान लो हमारी फिजिक्स खत्म होगी, फिजिक्स खत्म करते ही एक पेज छोड़ दो पूरा, अगले पेज से लिखना शुरू करो। एक पेज क्यों छोड़ा? कल को कोई क्वेश्चन गलत हो गया वहां से तो यहाँ कर लेंगे ना, ठीक है। और जब भी एक क्वेश्चन लिख लो और मान लो उसके नीचे 1-2 लाइनें तो छोड़नी है, ये साइंस है, आगे जाके मैं उसी के रिलेटेड कोई आंसर लिख रहा हूँ, एक वर्ड, एक पॉइंट, एक कोई याद आ गया, कहाँ लिखोगे उसको, ठीक है। और एक में लिख दिया तो एक लाइन फिर भी छुट्टी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे एंड मान लो ये पेज है और पेज तक यहाँ तक भर चुका है, यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना, बेवकूफी है, गंदा लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे जाओ, साफ सुथरा स्टार्ट करो। इतने सारे पेजेस भी वैसे भी तो खराब करोगे, इतना कंजस्टेड करके पेजेस खराब हो जाएंगे सर। अरे पीछे इतने सारे पेज छोड़ के आ जाओगे साफ साफ, वो कौन सा निकाल के गरीबों में बटने हैं, ठीक है ना। तो इसको यहाँ छोड़ो, अपना ढंग से पेपर करो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करो, इतना छूट गया फिर छोड़ दो, आगे चलो, साफ सुथरा पेपर, ठीक है। जितना क्लीन रहेगा, जितना नीट रहेगा, उतनी अपील जो है टीचर, मैं ये कहता हूं टीचर जितना जल्दी हो सके तुम्हारा पेपर चेक करके निकल जाए। जितना परेशान करोगे, जितना ज्यादा परेशान करोगे टीचर को चेकिंग के लिए, उतने नंबर कमाएंगे, मैं लिख के दे देता हूँ, ठीक है। जितना वो परेशान, पहले ही बेचारी इतने पेपर चेक कर रही है या कर रहा है, परेशान तो कोई भी हो सकता है ना, मेल और फीमेल। तो जितना उनको बोलोगे आओ इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ई लिखा है, ए लिखा है, ओ लिखा है, टाइम हुआ तो ठीक है, हमने काट देना उन्होंने, ठीक है ना, आगे चलो। और कोई काम नहीं है, वो वैसे जूम करके देखेंगे क्या लिखा है। स्पेस, अच्छा स्पेस डालो, जितना हो सके स्पेस थोड़ा अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, ये नहीं है स्पेस एक के साथ दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के साथ तीसरा। और हो सके पेपर पूरा खत्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद जो गैप छोड़ा था ना 2 लाइन का, उसमें 1 लाइन ड्रॉ करो, मस्त वेले बैठे, क्या करना है, चीटिंग थोड़ा करनी वहां। चीटिंग का कोई सामान नहीं लेके जाना, कोई चिट्स नहीं होनी चाहिए, कोई हाथ पेन लिखना, कोई मुंह पेन लिख के जाना, कोई सामान, ठीक है। देखो हम चीटिंग करने आए हैं, ज्योमेट्री बॉक्स क्लियर होनी चाहिए, सारा सामान अपने पास अपना होना चाहिए, ना किसी के साथ शेयर करना है, ना किसी को कोई सामान देना है, ना कोई सामान उससे लेना है, ठीक है। टीचर को क्या पता तुम सामान ले रहे हो क्या कर रहे हो, उसको तो ये लगे ना चीटिंग हो रही है, ठीक है। और ड्रेसअप अच्छे से होके जाना, पता लगे कुछ भी पहन के जा रहे हो, अच्छी चीज नहीं है ना। अच्छा, अपना सारा सामान जरूर लेके जाना, कार्डबोर्ड जरूर लेके जाना। आप किस स्कूल में जा रहे हो, स्कूल बड़ा है, छोटा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, इररिस्पेक्ट है वो, आपको कैसा डेस्क मिलेगा किसी को नहीं पता। पता लगे एक फट्टी आगे एक फट्टी नीचे है, बीच में गैप है, लिखते लिखते पेन घुस जाता है उसके बीच में, हो सकता है, होता है, हो रहा है। तो कार्डबोर्ड जरूर लेके जाएं, अपने पेन जितने भी हैं सारे वाटरप्रूफ पेन लेके जाओ, हो सके तो बॉल पेन यूज करो, बॉल पेन यूज नहीं कर सकते तो जेल पेन यूज करो, लेकिन वही यूज करो जो अच्छे से आपको यूज करना आता है। पेन कम से कम 2 से 3 टाइप के आपके पास पेन होनी चाहिए, पतला, मोटा, भारी, हल्का, ठीक है। लिखते लिख के उंगली थक जाती है, कई लोग की उंगली में या छेद भी हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा मोटा पेन यूज करोगे, प्रेशर कम लगेगा, वो सब अच्छी चीज है, ठीक है। पेंसिल, स्केल, शॉर्पनर, इरेजर सब कुछ होना चाहिए, रात को चेक करके जाना, ठीक है। चीटिंग का सामान नहीं लेके जाना, ठीक है, कि चलो ये नहीं आता ले चलते हैं साथ में,
नहीं नहीं आता तो नहीं आता, अब छोड़ दो, पहले भी तो छोड़ रखा था पूरा साल। वॉशरूम टीचर जाए ना जाए, बाहर ही चेकिंग होनी शुरू हो जाती है आजकल, ठीक है ना। तो कृपा करके कुछ ना लेके जाएं। इतने निठल्ले हो गया, कुछ नहीं आता तुम्हें, जो आता है ईमानदारी से पेपर दो, और आगे पीछे वाले से ना पूछने ना बताने की जरूरत है, तुमसे ज्यादा थोड़ा आता उसको, है ना कमेंट अपने ऊपर। कुछ नहीं आता, अपनी ईमानदार से करो, ठीक है। और एमसीक्यू जरूर करने हैं, या तो रीडिंग टाइम में, ठीक है, उनके आंसर सोच के रख लो, या रीडिंग टाइम जब खत्म हो गया तो उसके बाद सबसे लास्ट में। पहले तो बस ऑप्शन लिख के रख लो, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी, पूरे का पूरा आंसर तो तब लिखोगे जब सब खत्म हो गया, टाइम वाइम बच रहा है तब लिखेंगे। और कई टीचर बोलते हैं सी लिख दो, मैं डी बना लूंगी, सी लिख दो, ए बना लूंगी। ये नालायक बच्चों के केस में करती हैं टीचर्स, नालायक जो मतलब फेल ही होने वाला है ना, जो जिसको डर है मैं फेल होने वाला हूँ, बेटा वो फिर सी लगा के आ जाना, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है जिसके 95 नंबर आने वाले हैं ना, मैं तो नहीं पढ़ाता इतने गरीब बच्चे दिमाग से, तुम्हें क्या लग रहा है तेरा 95 आने लगा और टीचर ने लगा यार इसको डी बना दे 96 आ जाएंगे इसके, कभी नहीं, 94 हो गए। कभी नहीं। तो इसीलिए मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है, आप कैप्स में लिख के आओ, इसमें साफ अक्षरों में समझ आता है कि लिखा क्या है, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको बिल्कुल ही पास नहीं हो पा रहे तो फिर सबका आंसर सी ही लिख देना, टीचर ही देखेगी 20 में से अगर 10 भी मिल गया तो तुम पास हो गए। और जिसका आंसर नहीं आता, ठीक है, प्रिसाइजली फॉलो करो, सबका आंसर बी, ठीक है ना, तो सी लिख दे बेटा जब तेरे को डर है। इससे बढ़िया पढ़ गया तुझे। क्या पढ़ के जाओ, अच्छी बात है, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कैप्स में लिख के आओ, साफ सुथरा पेपर करो, ठीक है। और जैसे मान ले मैंने स्टार्टिंग में जब रीडिंग टाइम हो रहा था तब मैंने सोच लिए थे इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, ठीक है, मैंने फिजिक्स स्टार्ट करी, फिजिक्स के अंदर उसके ऑप्शन लिख लिए खाली, ठीक है। जब बाद में टाइम बचेगा, क्योंकि मैंने आपको ऐसे प्रिपेयर करवाया, आप 2.5 घंटे में पेपर खत्म कर सकते हो, ठीक है। कई बच्चे 2 घंटे 15 मिनट में भी कर देंगे, 2 घंटे में भी कर दोगे, तो 1 घंटा बैठ के वहां मूंगफली थोड़ा छिलोगे। पेपर को और अपीलिंग बनाओ, ठीक है, ऐसा पेपर मतलब टीचर बोले यार मजा आ गया। राइटिंग शुड बी वेरी मच क्लियर, राइटिंग जितनी हो सके उतनी क्लियर रखनी है आपने, ठीक है, बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो गैपिंग है उसको मेंटेन करो, ठीक है, शीट के हालात मत खराब करो, ठीक है, पेन अच्छा यूज करो, फैलाओ मत उसको, हाथ साफ करके जाना है, घर से नहा के जाना है, पता है गंदे गंदे हाथ लगा रहे हो इसके ऊपर, अच्छी बात है। वाटर बॉटल अपनी लेके जाओ, जब पानी पियो तो पेपर से दूर होके पीना है, पेपर के ऊपर ही नहीं पीना, ठीक है, फिर सुखाते फिरोगे, वो सब थोड़ा ध्यान से। यहाँ तक सब क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक समझ नहीं आती, ठीक है, फोन करके पूछ लेना एक बार।